तो है नहीं। हाँ, एकदम सही। बल्कि यह नियमों और प्रक्रियाओं का एक ऐसा ताना बाना है जिसे अक्सर लोग बहुत उबाऊ समझ लेते हैं। तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का विषय इसी ताने बाने को समझने पर केंद्रित है। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। हाँ, हमारे पास है NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की वर्कबुक। बिल्कुल। जब भी कोई इस तरह के सर्टिफिकेशन के सिलेबस को देखता है तो पहली धारणा यही बनती है कि ये महज एक उबाऊ दस्तावेज है। मतलब बस एक रटने वाली किताब है ना। हाँ, जिसे केवल उन लोगों को पढ़ना है जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस चाहिए। एक साधारण सी परीक्षा की विषय सूची से ज्यादा ये कुछ नहीं लगता। लेकिन असल में ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है। आज के हमारे इस विश्लेषण का मिशन ही यही है कि हम ये साबित करें कि ये दस्तावेज भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, ये पर्दे के पीछे की वो दुनिया दिखाता है कि कैसे भारत का पूरा वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। हाँ, कैसे निवेशकों का पैसा संभाला जाता है, उसके पीछे काम करने वाले असली तंत्र क्या हैं, और एक इंसान के वित्तीय जिंदगी के अलग अलग चरणों को ये सिस्टम कैसे सपोर्ट करता है। सही कहा आपने। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कैसे एक सिलेबस के पन्नों में वित्तीय दुनिया के इतने गहरे रहस्य और सुरक्षा के उपाय छिपे हो सकते हैं। अगर इस सिलेबस की संरचना को वैचारिक नजरिया से देखा जाए तो ये अचानक से ये नहीं बताता कि कौन सा फंड खरीदना चाहिए या बाजार में क्या चल रहा है। अच्छा, तो ये शुरुआत कहाँ से करता है? देखिए, ये एकदम बुनियादी ढांचे से शुरू होता है। कोई भी निवेश करने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये उठना चाहिए कि इस पैसे को आखिर संभाल कौन रहा है और उस संभालने वाले पर क्या नियंत्रण है। और यही बात इस वर्कबुक के शुरुआती हिस्से में, मतलब चैप्टर 1 और 2 में बहुत गहराई से समझाई गई है। विशेष रूप से वो खंड जो फंड स्ट्रक्चर और उसके लीगल स्ट्रक्चर पर बात करता है। जी बिल्कुल। चूंकि हमारे ज्यादातर श्रोता वित्तीय दुनिया की बुनियादी बातों से वाकिफ हैं, इसलिए हम सभी जानते हैं कि स्पॉन्सर और AMC क्या होते हैं। हाँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। लेकिन जब मैं इस संरचना को पढ़ रहा था तो मुझे ये पूरा ढांचा एक बड़ी फिल्म के प्रोडक्शन की तरह लगा। अरे वाह, ये तुलना काफी दिलचस्प है। इस फिल्म प्रोडक्शन वाली एनालॉजी को हम वित्तीय ढांचे के साथ कैसे जोड़ के देख सकते हैं? देखिए, जैसे एक फिल्म बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर होता है जो शुरुआत करता है और पूंजी की व्यवस्था करता है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में वो स्पॉन्सर होता है। समझ गए। फिर एक डायरेक्टर होता है जो पूरी फिल्म को, कलाकारों को और रोजमर्रा के काम को मैनेज करता है। यहाँ वो काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी या AMC करती है। बिल्कुल, जो निवेश के फैसले लेती है। हाँ, और फिर फिल्म के फाइनेंसर या दर्शक जिनके हितों का ध्यान रखना होता है, उनके लिए यहाँ ट्रस्टी होते हैं। एकदम सटीक। लेकिन मेरी उलझन सिलेबस के उस हिस्से को देखकर शुरू हुई जहां चैप्टर 2.3 में अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स का जिक्र है। अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। हाँ, अब ये बात समझ नहीं आती कि इस पूरी फिल्म में इन अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या रोल है। क्या ये केवल सेट पर चाय पिलाने वाले सहायक भूमिका में हैं, या इस बड़ी मशीनरी में इनका कोई अधिक महत्वपूर्ण काम है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स किसी भी तरह से केवल सहायक नहीं है। अच्छा, बल्कि ये इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। अगर इसे उसी फिल्म के उदाहरण से समझें तो AMC भले ही डायरेक्टर हो, लेकिन कैमरे की रील और सारा शूट किया गया फुटेज एक ऐसे कस्टोडियन के पास तिजोरी में बंद है जिसका डायरेक्टर से कोई सीधा संबंध नहीं है। कस्टोडियन? हाँ, मतलब संपत्तियों का रक्षक? हाँ। सिलेबस का ये हिस्सा जो लीगल स्ट्रक्चर की बात करता है वो कोई सामान्य कागजी कार्रवाई या सरकारी ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ये जानबूझकर बनाया गया चेक एंड बैलेंस का एक बेहद कड़ा सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि नियंत्रण और संपत्ति को जानबूझकर अलग अलग हाथों में रखा गया है ताकि सत्ता का केंद्रीकरण न हो सके। एकदम सटीक विश्लेषण। स्पॉन्सर, ट्रस्टी और AMC के अलावा जो कस्टोडियन होते हैं वे असल में निवेशकों के खरीदे गए शेयर्स या बॉन्ड्स को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। मतलब AMC केवल निवेश का निर्णय लेती है कि कौन सा शेयर खरीदना है या बेचना है। बिल्कुल, लेकिन संपत्ति हमेशा कस्टोडियन के पास होती है। इसके अलावा RTA यानी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं। हाँ, जो रिकॉर्ड रखते हैं। सही कहा। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि किस निवेशक के पास कितनी यूनिट्स हैं, इसका पूरा स्वतंत्र रिकॉर्ड रखा जाए। फिर ऑडिटर्स होते हैं जो हर वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच करते हैं। ये पूरा ढांचा इसीलिए कई परतों में बांटा गया है ताकि कोई एक संस्था या व्यक्ति निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग न कर सके। हाँ, ये लेयर्स सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं।
ये वाकई में बहुत सूझबूझ के साथ तैयार किया गया सिस्टम है। एएमसी ये तय कर सकती है कि निवेश कहाँ करना है, लेकिन पैसा और संपत्तियां उनके भौतिक नियंत्रण में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और यही वो ढांचा है जो भारत में म्यूचुअल फंड्स को एक बेहद पारदर्शी माध्यम बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वे निवेशकों को ये विश्वास दिला सकें कि व्यवस्था के स्तर पर उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब इतने सारे खिलाड़ी शामिल हैं, इतना बड़ा सेटअप है और अरबों रुपए का लेन देन रोज हो रहा है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये व्यवस्था कभी चरमरा सकती है? क्या चीजें खराब हो सकती हैं? बिल्कुल, रिस्क तो हर जगह होता है। और इसका सीधा जवाब हमें वर्कबुक के चैप्टर 3 और 4 में मिलता है, जो कानूनी और विनियामक पर्यावरण पर केंद्रित है, यानी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। हाँ, इसमें रेगुलेटर्स की भूमिका और निवेशकों के अधिकारों पर गहरी चर्चा है। लेकिन एक विषय ने मेरा विशेष रूप से ध्यान खींचा। चैप्टर 3.4 में पूछा गया है, क्या कोई म्यूचुअल फंड स्कीम दिवालिया हो सकती है, यानी गो बस्ट? वित्तीय साक्षरता के लिहाज से ये एक बहुत ही साहसिक और जरूरी विषय है। अक्सर लोग इस सवाल से कतराते हैं। बिल्कुल, एक आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर परीक्षा के सिलेबस में खुले तौर पर फंड के डूबने या दिवालिया होने की संभावना पर बात की जा रही है। आमतौर पर वित्तीय दुनिया में मार्केटिंग के समय लोग डूबने जैसे शब्दों से बचते हैं। हाँ, सेल्स पिच में कोई ये नहीं बोलता। ये कितनी बड़ी पारदर्शिता है कि रेगुलेटर खुद डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि वो इस कड़वे सवाल का सामना कैसे करें। ये पारदर्शिता ही इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुरक्षा वाल्व है। देखिए, हर निवेशक के मन में ये अदृश्य डर होता है कि क्या उसका पैसा रातों रात गायब हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है। तो जब सिलेबस ये सवाल उठाता है कि क्या स्कीम दिवालिया हो सकती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य बाजार के जोखिम और संस्थागत विफलता के बीच के तकनीकी अंतर को स्पष्ट करना है। यानी मार्केट रिस्क और फ्रॉड के बीच का फर्क, मतलब निवेश की वैल्यू का कम होना और पैसे का चोरी हो जाना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। बिल्कुल अलग है। बाजार में उतार चढ़ाव आ सकता है, शेयर बाजार गिर सकता है, जिससे स्कीम की एनएवी नीचे जा सकती है। ये बाजार का जोखिम है जिसे निवेशक को स्वीकार करना होता है। हाँ, वो तो मार्केट का नेचर है। लेकिन जिस लीगल स्ट्रक्चर और रेगुलेटर्स की हमने बात की, उसके कारण कोई फंड हाउस पैसा चुराकर भाग नहीं सकता। तो दिवालिया होने का मतलब फ्रॉड नहीं है। सही कहा। और इसी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज काम आते हैं, जैसे SID, SAI और KIM। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। अक्सर इन दस्तावेजों को महज कानूनी औपचारिकता मान लिया जाता है। तो असल में ये दस्तावेज इस डूबने के जोखिम को कैसे कम करते हैं? क्योंकि व्यावहारिक रूप से कोई भी आम निवेशक निवेश करने से पहले इन सैकड़ों पन्नों को नहीं पढ़ता। ये सच है कि निवेशक इन्हें नहीं पढ़ते, लेकिन ये दस्तावेज उस फंड मैनेजर के लिए एक अभेद्य सीमा रेखा तय कर देते हैं, एक प्रोग्रामेबल बाउंड्री की तरह। अच्छा, कैसे? SID महज एक किताब नहीं है, ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वादा है। उदाहरण के लिए, अगर SID में लिखा है कि यह एक लार्ज कैप इक्विटी फंड है जी, तो फंड मैनेजर अचानक से वो पैसा किसी अनजान रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या क्रिप्टो करेंसी में नहीं डाल सकता, चाहे उसे वहां कितना भी मुनाफा क्यों ना दिख रहा हो। मतलब वो अपनी मर्जी से नियम नहीं बदल सकता? बिल्कुल नहीं। ये नियम फंड मैनेजर के हाथ बांधते हैं ताकि वो अपनी हद पार ना कर सके। इसके अलावा इसी खंड में एम्फी कोड ऑफ एथिक्स का विस्तार से वर्णन है। एम्फी कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये समझाता है कि उनका काम सिर्फ कमीशन कमाना नहीं, बल्कि निवेशक के हितों की रक्षा करना है। ये सारे नियम और दस्तावेज मिलकर बाजार में वो संस्थागत विश्वास पैदा करते हैं जिसके बिना कोई भी वित्तीय प्रणाली टिक नहीं सकती। ये नजरिया बहुत स्पष्टता लाता है। मतलब ये नियम कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये वो पटरियां हैं जिन पर निवेश की गाड़ी पूरी रफ्तार से और सुरक्षित रूप से दौड़ सकती है। एकदम सटीक उदाहरण है। अब लीगल स्ट्रक्चर और सुरक्षा के तंत्र को समझने के बाद सिलेबस का जो अगला पड़ाव है वो और भी ज्यादा व्यवहारिक हो जाता है। हाँ, चैप्टर 6 और 8। क्योंकि अब बात आती है कि ये मशीनरी पैसा कैसे कमाती है, उसे मापती कैसे है, और सबसे महत्वपूर्ण, उस मुनाफे की असल सच्चाई क्या है। मैं अकाउंटिंग, वैल्यूएशन और फंड के परफॉर्मेंस वाले खंड की बात कर रहा हूं। यहाँ से हम सैद्धांतिक सुरक्षा से निकलकर
कठोर गणित और डेटा की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो रोजमर्रा के बाजार का सच है। हाँ, सिलेबस में रिटर्न और रिस्क के ड्राइवर, बेंचमार्क्स और फंड मैनेजर के प्रदर्शन के मात्रात्मक उपाय पर बहुत जोर दिया गया है। क्वांटिटेटिव मेजर्स, हाँ। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? क्या निवेश का सीधा सा गणित सिर्फ वो स्कीम चुनना नहीं है जो सबसे अधिक रिटर्न दे रही हो? एक डिस्ट्रीब्यूटर को इतने सारे तकनीकी और क्वांटिटेटिव मेजर्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वित्तीय दुनिया में सबसे बड़ा और खतरनाक भ्रम यही है कि सबसे ज्यादा रिटर्न का मतलब है सबसे बेहतरीन फंड। अच्छा। बिना जोखिम का आकलन किए केवल रिटर्न के पीछे भागना तबाही को दावत देना हो सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 ड्राइवर हैं। एक ने कार को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया, सारे ट्रैफिक नियम तोड़े, गलत दिशा में गाड़ी चलाई और अंततः मंजिल तक पहुंचा दिया। बाप रे, ये तो बहुत रिस्की है। हाँ, और दूसरे ने 80 की रफ्तार से सुरक्षित तरीके से नियमों का पालन करते हुए यात्रा पूरी की। ऐसे में कौन सा विकल्प बेहतर माना जाएगा? जाहिर है दूसरा विकल्प ही तार्किक है। पहले वाले मामले में मंजिल तक पहुंचना महज एक इत्तेफाक था जिसमें दुर्घटना का जोखिम बहुत अधिक था। बिल्कुल, यही सिद्धांत रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का है, जो इन क्वांटिटेटिव मेजर्स का मूल आधार है। तो मतलब रिटर्न के पीछे का रिस्क देखना जरूरी है। हाँ, सिलेबस ये सिखाता है कि किसी फंड मैनेजर ने जो 20% या 25% का रिटर्न कमाया है, उसके पीछे उसने कितना बड़ा जोखिम उठाया था। क्या उसने एक ही सेक्टर में सारा पैसा लगा दिया था, या क्या उसने बहुत खराब क्वालिटी के बॉन्ड्स खरीदे थे? शार्प रेशियो जैसे मात्रात्मक उपाय यही नापते हैं कि लिए गए हर एक यूनिट रिस्क के बदले में कितना अतिरिक्त रिटर्न मिला। शार्प रेशियो, हाँ। एक कुशल फंड मैनेजर वो नहीं है जो आंख बंद करके सट्टा लगाए, बल्कि वो है जो एक तय जोखिम सीमा के भीतर लगातार अच्छा प्रदर्शन करें। और यहीं पर बेंचमार्क की भूमिका भी स्पष्ट होती है। बेंचमार्क के कॉन्सेप्ट को अक्सर लोग केवल एक संदर्भ बिंदु मान लेते हैं। इसकी असल अहमियत क्या है? देखिए, बेंचमार्क असल में ये तय करता है कि फंड मैनेजर ने अपनी फीस को जायज ठहराया है या नहीं। कैसे? मान लीजिए बाजार के इंडेक्स ने, जो कि बेंचमार्क है, उसने खुद 20% का उछाल लिया है। ऐसे में अगर किसी फंड मैनेजर ने 15% रिटर्न दिया है, तो भले ही 15% का आंकड़ा सकारात्मक लगे, तकनीकी रूप से उस मैनेजर ने निवेशकों का नुकसान किया है, क्योंकि बिना कोई दिमाग लगाए केवल इंडेक्स में पैसा रखकर 20% कमाया जा सकता था। ओहो, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूटर को यह सिखाया जाता है कि सिर्फ विज्ञापन के बड़े बड़े प्रतिशत मत देखो, बल्कि ये देखो कि फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया है, जिसे अल्फा कहते हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से अकाउंटिंग, वैल्यूएशन और टैक्सेशन वाला हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कागज पर दिखने वाला रिटर्न और असल में निवेशक के जेब में आने वाला पैसा बहुत अलग हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। केवल ग्रॉस रिटर्न देखना एक छलावा हो सकता है। हाँ, टैक्स का भी तो असर होता है। बिल्कुल। अगर एक फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर इतना ज्यादा है कि निवेशक को भारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़े, तो उस रिटर्न का कोई फायदा नहीं। मतलब बार बार शेयर खरीदने बेचने से टैक्स देनदारी बढ़ जाती है। हाँ, टैक्सेशन ये तय करता है कि असली संपत्ति यानी रियल वेल्थ कितनी बनी। इसके अलावा वैल्यूएशन का सिद्धांत विशेष रूप से मार्क टू मार्केट ये सुनिश्चित करता है कि फंड के अंदर मौजूद संपत्तियों की कीमत आज की तारीख में बिल्कुल पारदर्शी हो। अगर फंड के पोर्टफोलियो में मौजूद किसी कंपनी का शेयर आज 10% गिर गया है, तो वो गिरावट आज ही नेट एसेट वैल्यू में दिखनी चाहिए। मतलब उसे भविष्य के लिए छुपाया नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये सब डेटा को सत्य के करीब रखने की कवायद है। अब ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है। ये पूरा गणित सिर्फ बड़े बड़े चार्ट्स और आंकड़े दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि निवेशक को एक बेहद पारदर्शी सच्चाई दिखाने के लिए है, ताकि कोई भ्रम न रहे। सही कहा। लेकिन यहां से हम इस वर्कबुक के सबसे दिलचस्प और मानवीय मोड़ पर आते हैं। गणित, डेटा और नियमों की दुनिया से निकलकर अब बात वास्तविक दुनिया की होती है, जहां लोगों की वित्तीय जरूरतें बेहद जटिल होती हैं। उनके लक्ष्य अलग होते हैं और भावनाएं निवेश पर हावी होती हैं। मैं बात कर रहा हूं चैप्टर 9, 10, 11 और 12 की। हाँ, ये फाइनेंस का वो हिस्सा है जहां संख्याएं खत्म होती हैं और मनोविज्ञान और व्यक्तिगत जीवन की वास्तविकताएं शुरू होती हैं। और इसी को संबोधित करते हैं सिलेबस के वो खंड जो स्कीम के चुनाव,
सही उत्पाद चुनने, फाइनेंशियल प्लानिंग में लाइफ साइकिल और मॉडल पोर्टफोलियो तथा एसेट एलोकेशन पर आधारित हैं। जी। इसे समझने के लिए अगर हम क्रिकेट की एक टीम का उदाहरण लें, जहां ओपनर बल्लेबाजों का काम तेज रन बनाना होता है, जैसे आक्रामक इक्विटी। अच्छा, दिलचस्प है। मध्यक्रम का काम पारी को संभालना होता है, जैसे हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड्स। और पुछल्ले बल्लेबाजों का काम विकेट बचाना होता है, जैसे डेट या लिक्विड फंड्स। पिच की स्थिति के अनुसार टीम बनानी होती है। बिल्कुल, एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा वैचारिक सवाल उठता है। यह पूरी वर्कबुक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, तो फिर सिलेबस के अंदर चैप्टर 10 में फिजिकल बनाम फाइनेंशियल एसेट्स, सोने, रियल एस्टेट और फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में इतनी गहराई से चर्चा क्यों की गई है? एक म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ को जमीन या सोने की कीमतों और उनकी प्रकृति के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और सच कहा जाए तो यही वो बारीक रेखा है जो एक साधारण प्रोडक्ट पुशर और एक वास्तविक वित्तीय सलाहकार को अलग करती है। प्रोडक्ट पुशर मतलब जो सिर्फ सामान बेचता है। हाँ, ये दस्तावेज सिर्फ ये नहीं सिखा रहा कि म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम कैसे बेची जाए, बल्कि ये सिखा रहा है कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण वित्तीय जीवन को कैसे संतुलित किया जाए। तो इसका अर्थ ये है कि पोर्टफोलियो को शून्य में नहीं बनाया जा सकता, मतलब किसी वैक्यूम में। निवेशक की पूरी वित्तीय स्थिति और पृष्ठभूमि को समझना अनिवार्य है। 100%। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि उसे अपने पैसे को बाजार में लगाना है। ठीक है। अगर दृष्टिकोण केवल सेल्स का है तो उसे तुरंत कोई भी ट्रेंडिंग इक्विटी फंड थमा दिया जाएगा। हाँ, जो सबसे ज्यादा कमीशन दे। बिल्कुल, लेकिन इस वर्कबुक के सिद्धांतों से प्रशिक्षित एक व्यक्ति सबसे पहले उस निवेशक की लाइफ साइकिल और वेल्थ साइकिल को परखेगा। लाइफ साइकिल? वह इंसान अपने जीवन की किस पड़ाव पर है? क्या वो युवा है और रिस्क ले सकता है? क्या उस पर आश्रितों की जिम्मेदारी है? या वो अपने रिटायरमेंट के करीब है, जहां पूंजी की सुरक्षा सबसे अहम है? तो जीवन के चरण के हिसाब से पूरी रणनीति को सिरे से बदलना पड़ता है। बिल्कुल, और जीवन के चरण के साथ साथ उसकी मौजूदा संपत्तियों की स्थिति को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि सिलेबस में सोने और रियल एस्टेट को शामिल किया गया है। अच्छा, अब समझ में आया। भारत में अक्सर ऐसा होता है कि किसी परिवार की 80% या उससे अधिक संपत्ति पहले से ही जमीन, मकान या पुश्तैनी सोने में फंसी होती है। हाँ, फिजिकल एसेट्स में लोगों का बहुत पैसा होता है। ये इललिक्विड एसेट्स है जिन्हें रातों रात नकद में नहीं बदला जा सकता। अब अगर ऐसा व्यक्ति निवेश करने आता है तो क्या उसे और अधिक लॉक्ड इन उत्पादों की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, उसे तो इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए होंगे। सही कहा, उसे ऐसे एसेट एलोकेशन की जरूरत है जो लिक्विडिटी प्रदान करे। जब तक एक सलाहकार अन्य एसेट क्लास की कमियों और खूबियों को नहीं समझेगा, तब तक वो सही रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं कर पाएगा और एक सटीक मॉडल पोर्टफोलियो तैयार करना असंभव होगा। इसका मतलब एसेट एलोकेशन हर व्यक्ति के लिए एक कस्टम निर्मित वास्तुकला की तरह है, एक कस्टमाइज्ड आर्किटेक्चर। कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है जो सब पर लागू हो सके। एकदम सही। मॉडल पोर्टफोलियो का सिद्धांत यही कहता है कि इक्विटी, डेट, गोल्ड और अन्य उत्पादों का मिश्रण उस खास व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता और उसकी भविष्य की जरूरतों के बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए। जब हमने इस विषय सूची के पन्नों पर गौर करना शुरू किया था तो यह सचमुच नियमों और परिभाषाओं का एक रूखा इंडेक्स ही प्रतीत हो रहा था। हाँ, शुरू में ऐसा ही लगता है। लेकिन जैसे जैसे हमने इसके अलग अलग खंडों के बीच के वैचारिक पुल को पार किया, हमें एक बहुत ही स्पष्ट और सुविचारित यात्रा दिखाई दी। यह यात्रा केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से व्यावहारिक और परिणाम उन्मुख है। हमने चर्चा की शुरुआत बुनियादी ढांचे से की, जहां स्पॉन्सर और कस्टोडियन जैसे संगठक एक दूसरे पर नजर रखते हुए एक सुरक्षित वातावरण बनाते हैं। फिर हमने उन कड़े नियमों और दस्तावेजों को देखा जो बाजार की विफलता और संस्थागत धोखाधड़ी के बीच की रेखा खींचते हैं। उसके बाद हमने समझा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और बेंचमार्क के बिना परफॉर्मेंस मापना हवा में तीर चलाने जैसा है। बिल्कुल। और अंत में हमने ये जाना कि गणित का ये सारा ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे एक इंसान की वास्तविक लाइफ साइकिल और उसके एसेट एलोकेशन के साथ नहीं जोड़ा जाता। ये वर्कबुक सच में केवल एक परीक्षा पास करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा शास्त्र है जो लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई को सही दिशा देने की क्षमता रखता है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये सिलेबस लोगों को केवल वित्तीय साक्षरता तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ये वित्तीय जिम्मेदारी और नैतिकता का एक गहरा पाठ पढ़ाता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हुए एक अंतिम और बहुत ही गहरा विचार है जो उभर कर आता है। हमने बात की वेल्थ साइकिल की। वेल्थ साइकिल।
इस चक्र के मुख्य रूप से 3 चरण माने जाते हैं। पहला है संपत्ति का निर्माण करना, यानी वेल्थ क्रिएशन। दूसरा है उसे सुरक्षित रखते हुए लगातार बढ़ाना, यानी वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड प्रिजर्वेशन। जी। और तीसरा तथा सबसे जटिल चरण है उस संपत्ति को बिना किसी विवाद के अगली पीढ़ी को सौंपना, वेल्थ ट्रांसफर। बिल्कुल। अक्सर ये देखा गया है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी ऊर्जा और जीवन का एक बड़ा हिस्सा केवल पहले चरण यानी पैसा बनाने की जद्दोजहद में ही लगा देते हैं। वे इस चक्र के बाकी 2 हिस्सों को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उनके लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाते। ये एक बहुत ही आम समस्या है। यह सोचने वाली बात है कि एक इंसान इस वेल्थ साइकिल के किस हिस्से में खड़ा होता है। क्या उसकी मौजूदा वित्तीय योजनाएं और निवेश वास्तव में उसके जीवन के उस वर्तमान चरण से मेल खाते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि महज सबसे अधिक रिटर्न की अंधी दौड़ में वे बुनियादी नियम पीछे छूट रहे हैं जो असल में उस संपत्ति को सुरक्षित रख सकते थे? ये सवाल वाकई हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस उबाऊ से दिखने वाले सिलेबस के पन्नों में छिपी ये गहरी वित्तीय बुद्धिमत्ता आपको निवेश की दुनिया को देखने का एक नया और स्पष्ट नजरिया देगी। सुनते रहिए और इसी तरह नई चीजें सीखते रहिए।